हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन मित्रा पर। अभी हम क्लास 10th का सोशल साइंस में अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं। इसका फर्स्ट चैप्टर है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। चैप्टर को हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब हम उसके क्वेश्चन आंसर की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन आंसर में भी हम जो ऑब्जेक्टिव और जो फिल इन द ब्लैंक्स होता है यानी कि रिक्त स्थान है, उसे हम ऑलरेडी सॉल्व कर दिए हैं। अब जो हमारा है नेक्स्ट है लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। सबसे पहले हम लघु उत्तरीय प्रश्न को एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। देखिए इसे तो हम बहुत शुरू में डिस्कस किए थे, हालांकि हमारा सब्जेक्ट का नाम भी क्या है, अर्थशास्त्र। तो उसमें जो पढ़ना होता है मेनली अर्थव्यवस्था के बारे में ही पढ़ना होता है। तो उसका आंसर है कि अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती हैं। आर्थिक क्रियाएं क्या होता है, जिससे हमें आय की प्राप्ति होती है। तो अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती हैं, जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन तथा संचार आदि। देखिए ये तो हो गया अर्थव्यवस्था की एक परिभाषा। अर्थव्यवस्था के क्या है कि अलग-अलग अर्थशास्त्रियों ने अर्थव्यवस्था को अलग-अलग तरीके से परिभाषित किया है। तो एक डेफिनेशन और इसमें जोड़ सकते हैं कि अर्थव्यवस्था जो है आजीविका अर्जन की प्रणाली है। तो इसको भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो अभी मतलब आपका कॉपी चेक करेगा, तो उससे क्या होगा कि वो लगेगा कि बच्चा को बहुत अच्छे से आता है, इस चीज़ को डिटेल्स में आता है। तो आप एक डेफिनेशन यहाँ पे है, जब देखें कि जिसका 2-4 डेफिनेशन है, तो कम से कम आपको 2 डेफिनेशन तो लिखना है। साथ में आप ये भी मेंशन कर सकते हैं कि जैसे अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो आप एक अर्थव्यवस्था का जो है परिभाषा जो है अलग-अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग-अलग तरीके से दिया है, जिसका कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा निम्नलिखित हैं, ठीक है? उस प्रकार से करके आप 1-2 डेफिनिशन लिख देंगे, ठीक है? तो ये हमारा कंप्लीट हुआ, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? तो हम इस चीज़ को भी डिस्कस किए हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था, पहले अर्थव्यवस्था की हम बात करें तो अर्थव्यवस्था हमें मुख्यतः जो पूरी दुनिया में 3 प्रकार की पाई जाती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, साम्यवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था या मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो ये मेनली जो है अ, 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। तो यहाँ पे हमें बात कर रहा है मिश्रित अर्थव्यवस्था के। तो देखिए, इसका आंसर होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है। यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और साम्यवादी अर्थव्यवस्था जिसमें दोनों मिला होता है, वैसे अर्थव्यवस्था को हम क्या बोलते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्तियों के पास होता है। देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो भी उत्पादन के साधन हैं, वो तो निजी व्यक्ति के पास होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो भी उत्पादन के साधन हैं, उसका स्वामित्व जो होता है, वो वहाँ की सरकार के पास होता है। लेकिन मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि जो भी उत्पादन के साधन हैं, उसका जो स्वामित्व है, वो सरकार तथा निजी दोनों के पास होता है। यानी कुछ जो साधन हैं उस पे कंट्रोल सरकार का होता है और कुछ जो है जैसे वो निजी व्यक्ति के पास होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है सतत विकास क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? आंसर है सतत विकास का शाब्दिक अर्थ है ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके। सतत विकास का यही मतलब है कि जो लगातार चलता रहे, जो खत्म न हो। सतत विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भावी पीढ़ी के विकास को भी ध्यान में रखा जाता है। ब्रुंडलैंड आयोग ने
सतत विकास के बारे में बताया है कि विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान की आवश्यकताएं बिना भावी पीढ़ी की क्षमता योग्यताओं से समझौता किए पूरी की जाती हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, सतत विकास क्या है, इसका डेफिनेशन हो गया। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है आर्थिक नियोजन क्या है। आंसर है आर्थिक नियोजन का शाब्दिक अर्थ है एक समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व निर्धारित सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों का नियोजित समन्वय एवं उपयोग करना है। देखिए, आर्थिक नियोजन का मतलब होता है एक तो समझने की बस प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग। जैसे कि हम एक समय डिसाइड कर लेंगे कि 5 साल के अंतर्गत कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को इतना लक्ष्य रखना है, सामाजिक रूप से हमें ये उद्देश्य की प्राप्ति करना है, आर्थिक रूप से हमें इन उद्देश्यों की प्राप्ति करना है। तो एक फिक्स टाइम के लिए जो हम एक प्लानिंग करते हैं, वही क्या कहलाता है? आर्थिक नियोजन कहलाता है। फिर उसके लिए जो भी हमारे पास उपलब्ध संसाधन है, उसका हम नियोजित समन्वय उपयोग करते हैं। आर्थिक नियोजन को योजना आयोग ने इस प्रकार परिभाषित किया है कि आर्थिक नियोजन का अर्थ राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना है। भारत में आर्थिक विकास का श्रेय नियोजन को दिया जा सकता है। भारत में नियोजन के मुख्य उद्देश्य है आर्थिक विकास की दर को बढ़ाना, कृषि एवं उद्योग को आधुनिकीकरण करना। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है मानव विकास रिपोर्ट यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या है। इसका आंसर है यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट एचडीआर विभिन्न देशों की तुलना, लोक शैक्षणिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। जहां तक मानव विकास सूचकांक एचडीआई का प्रश्न है, तो इसके 3 सूचक हैं, जीवन आशा, शिक्षा प्राप्ति और जीवन स्तर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है आधारिक संरचना पर प्रकाश डालें। आंसर है आधारिक संरचना का मतलब उन सुविधाओं तथा सेवाओं से है जो देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक होते हैं। वे सभी तत्व हैं जैसे बिजली, परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि देश के आर्थिक विकास के आधार हैं। उन्हें देश का आधारिक संरचना कहा जाता है। अब हम बात करेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का। हमारा जो पहला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं? इन्हें कितने भागों में बांटा गया है? आंसर है अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में इसके विभाजन से है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं गतिविधियों को संपादित की जाती है, जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार, बिजली आदि। इन क्रियाओं को मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र।
प्राथमिक क्षेत्र को हम कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। द्वितीयक क्षेत्र को हम औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। और तृतीयक क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। अब एक एक करके डिस्कस करेंगे प्राथमिक क्षेत्र क्या है। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मछली पालन, जंगलों से वस्तुओं को प्राप्त करना जैसे व्यवसाय आते हैं। नेक्स्ट है द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत खनिज, व्यवसाय, निर्माण कार्य, जनोपयोगी सेवाएं जैसे गैस और बिजली आदि के उत्पादन आते हैं। नेक्स्ट है तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत बैंक एवं बीमा, परिवहन, संचार एवं व्यापार आदि आते हैं। ये क्रियाएं प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्रों की क्रियाओं को सहायता प्रदान करती है, इसलिए इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक विकास क्या है। आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में अंतर बतावे। आंसर है आर्थिक विकास की परिभाषा को लेकर अर्थशास्त्रियों में काफी मतभेद हैं। इसकी एक सामान्य परिभाषा नहीं दी जा सकती है। प्रोफेसर रोस्टोव के अनुसार आर्थिक विकास एक ओर श्रम शक्ति में वृद्धि की दर तथा दूसरी ओर जनसंख्या में वृद्धि के बीच का संबंध है। प्रोफेसर मेयर एवं बाल्डविन के अनुसार आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। आर्थिक विकास आवश्यक रूप से परिवर्तन की प्रक्रिया है। इससे अर्थव्यवस्था के ढांचे में परिवर्तन होते हैं। इसके चलते प्रति व्यक्ति वास्तविक आय बदलती है तथा आर्थिक विकास के निर्धारक निरंतर बदलते रहते हैं। श्रीमती उर्सुला हिक्स के अनुसार वृद्धि शब्द का प्रयोग आर्थिक दृष्टि से विकसित देशों के संबंध में किया जाता है, जबकि विकास शब्द का प्रयोग विकासशील अर्थव्यवस्था के संदर्भ में किया जा सकता है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जो वृद्धि शब्द होता है, वृद्धि शब्द वो विकसित देशों के लिए आता है, जबकि विकास शब्द जो है वो विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए आता है। इसी तरह मेडिसन नामक एक अर्थशास्त्री ने बताया कि धनी देशों में आय का बढ़ता हुआ स्रोत या बढ़ता हुआ स्तर आर्थिक वृद्धि का सूचक होता है, जबकि निर्धन देशों में आय का बढ़ता हुआ स्तर आर्थिक विकास का सूचक होता है। वास्तव में उपरोक्त परिभाषाओं के अध्ययन करने पर यह स्पष्ट होता है कि आर्थिक विकास एवं आर्थिक वृद्धि दोनों ही आर्थिक प्रगति के सूचक हैं और दोनों में स्पष्ट अंतर दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है आर्थिक विकास की माप कुछ सूचकांकों के द्वारा करें। आंसर है आर्थिक विकास की माप की कुछ सूचकांक जो है निम्न है। सबसे पहला और जो महत्वपूर्ण है वो है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय को आर्थिक विकास का एक प्रमुख सूचक माना जाता है। किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से पढ़ लेंगे। सामान्य तौर पर जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश विकसित कहलाता है और जिस देश का राष्ट्रीय आय
कम होता है वह देश अविकसित कहलाता है। नेक्स्ट जो सूचकांक है वो है प्रति व्यक्ति आय, और ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे उचित सूचकांक माना जाता है। आर्थिक विकास की माप करने के लिए प्रति व्यक्ति आय को सबसे उचित सूचकांक माना जाता है। प्रति व्यक्ति आय देश में रहते हुए व्यक्तियों की औसत आय होती है। राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है वह प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। और इसका फॉर्मूला जो है इस प्रकार से है, प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या। ये जो साइन आता है इसे हम भाग या बटा का साइन कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सूचकांक है वो है मानव विकास सूचकांक। यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट विभिन्न देशों की तुलना लोक शैक्षिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। जहां तक मानव विकास सूचकांक का प्रश्न है तो इसके 3 सूचक हैं: जीवन आशा, शिक्षा प्राप्ति और जीवन स्तर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के क्या कारण हैं और बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कुछ मुख्य उपाय बताओ। आंसर है बिहार के पिछड़ेपन के निम्नलिखित कारण है, इस तरीके से दे सकते हैं। यह कारण, सबसे जो पहला कारण है वो है तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। बिहार में जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। इसके चलते विकास के लिए साधन कम हो जाते हैं। अधिकांश साधन जनसंख्या के कारण, यहाँ पे एक्चुअली होना चाहिए जनसंख्या के भरण पोषण में, जनसंख्या के भरण पोषण में चला जाता है। दूसरा है आधारिक संरचना का अभाव। किसी भी देश या राज्य के विकास के लिए आधारिक संरचना का होना जरूरी है, लेकिन बिहार इस मामले में पीछे है। राज्य में सड़क, बिजली एवं सिंचाई का अभाव है। साथ ही शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं भी कम है। इस वजह से भी बिहार में पिछड़ेपन की स्थिति कायम है। नेक्स्ट है कृषि पर निर्भरता। बिहार की अर्थव्यवस्था पूरी तरह कृषि पर आधारित है। यहाँ की अधिकांश जनता कृषि पर ही निर्भर है, लेकिन हमारी कृषि की भी हालत ठीक नहीं है। हमारी कृषि काफी पिछड़ी हुई है, इसके चलते उपज कम होती है। चौथा जो कारण है वो है बाढ़ तथा सूखा से क्षति। बिहार में खासकर नेपाल में जल से बाढ़ आती है। हर साल कम या अधिक बाढ़ का आना बिहार में तय है। पिछले साल 2008 में कोसी बाढ़ का प्रलय हमारे सामने है। इससे कितने जान माल की क्षति हुई। इस साल 2009 में भी नेपाल से आए जल से बागमती नदी में बाढ़ देखने को मिला। इसके आसपास के इलाके सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी आदि जगहों में फसल की काफी बर्बादी हुई। इसी तरह सूखे की मार दक्षिण बिहार को झेलनी पड़ती है। इससे हमारे किसानों को अकाल जैसी स्थिति का सामना करना पड़ता है। इस तरह अपना बिहार बाढ़ तथा सूखा के चपेट में एक साथ रहता है। पांचवा जो कारण है वो है औद्योगिक पिछड़ापन। किसी भी देश या राज्य के लिए उद्योगों का विकास जरूरी होता है, लेकिन बिहार में औद्योगिक विकास कुछ दिखता ही नहीं है। यहाँ के सभी खनिज क्षेत्र एवं बड़े उद्योग तथा प्रतिष्ठित अभियांत्रिकी संस्थाएं सभी झारखंड में चले गए। इस कारण बिहार में कार्यशील औद्योगिक इकाइयों की संख्या नगण्य ही रह गई है। छठा जो कारण है वो है
गरीबी। बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ गरीबी की भार काफी अधिक है। राज्य में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत के आधे से भी कम है। इसके चलते भी बिहार पिछड़ा है। सातवां जो कारण है वो है खराब विधि व्यवस्था। किसी भी देश या राज्य के लिए शांति तथा सुव्यवस्था जरूरी होती है, लेकिन बिहार में वर्षों तक कानून व्यवस्था कमजोर स्थिति में थी। जिसके चलते नागरिक शांतिपूर्वक उद्योग नहीं चला पा रहे थे। इस तरह खराब विधि व्यवस्था भी बिहार के पिछड़ेपन का एक महत्वपूर्ण कारण बन गया है। आठवां है कुशल प्रशासन का अभाव। बिहार की प्रशासनिक स्थिति ऐसी हो गई है जिसमें पारदर्शिता का अभाव है। इसके कारण आए दिन भ्रष्टाचार के अनेक उदाहरण सामने आते हैं। अब है बिहार के पिछड़ेपन दूर करने के लिए क्या उपाय हो सकता है। ऐसे लिखेंगे बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए मुख्य उपाय निम्न है। सबसे पहला जो उपाय कर सकते हैं हम वो है जनसंख्या पर नियंत्रण। राज्य में तेजी से बढ़ती जनसंख्या पर रोक लगाया जाए। परिवार नियोजन कार्यक्रम को लागू किया जाए। इसके लिए राज्य की जनता एवं खास करके महिलाओं में शिक्षा का प्रचार किया जाए। दूसरा है कृषि का तेजी से विकास। बिहार में कृषि ही जीवन का आधार है, अतः कृषि में नए यंत्रों का प्रयोग किया जाए। उत्तम खाद, उत्तम बीज का प्रयोग किया जाए ताकि उपज में वृद्धि लाई जा सके। इस तरह कृषि का तेजी से विकास कर बिहार का आर्थिक विकास किया जा सकता है। तीसरा जो उपाय है वो है बाढ़ पर नियंत्रण। बिहार के विकास में बाढ़ एक बहुत बड़ा बाधक है। फसल का बहुत बड़ा भाग बाढ़ के चलते बर्बाद हो जाता है। जान माल की भी काफी क्षति होती है। चौथा जो कारण है आधारिक संरचना का विकास। बिहार में बिजली की काफी कमी है। बिजली का उत्पादन बढ़ाया जाए, सड़क व्यवस्था में सुधार लाया जाए, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार लाया जाए, जिससे विकास की प्रक्रिया और अधिक आगे बढ़ सके। पांचवा है उद्योगों का विकास। बिहार झारखंड के अलग होने से यह राज्य लगभग उद्योग विहीन हो गया था। मुख्यतः चीनी मिल बिहार के हिस्से में रह गई थी, जो अधिकतर बंद पड़ी थी। छठा कारण है छठा जो उपाय है वो है गरीबी दूर करना। बिहार में गरीबी का सबसे अधिक प्रभाव है। गरीबी रेखा के नीचे लगभग 42% से भी अधिक लोग यहाँ जीवन बसर कर रहे हैं। इनके लिए रोजगार की व्यवस्था की जाए। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए इन्हें प्रशिक्षण दिया जाए। सातवां जो उपाय है वो है शांति व्यवस्था की स्थापना। बिहार में शांति का माहौल कायम कर व्यापारियों में विश्वास जगाया जा सकता है तथा आर्थिक विकास की गति को तेज किया जा सकता है। आठवां उपाय है स्वच्छ तथा ईमानदार प्रशासन। बिहार के आर्थिक विकास के लिए स्वच्छ, कुशल तथा ईमानदार प्रशासन जरूरी है। नौवां है केंद्र से अधिक मात्रा में संसाधनों का हस्तांतरण। बिहार के विकास के लिए केंद्र से अधिक मात्रा में संसाधनों के हस्तांतरण की जरूरत है। कुछ राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देकर उन्हें अधिक मात्रा में केंद्रीय सहायता दी जाती है। विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त होने के कारण जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब, उत्तर पूर्व के राज्यों को विशेष सहायता मिलती रहती है। इस प्रकार से हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है उसको पूरी तरीके से क्वेश्चन आंसर लाइन बाय लाइन उसको डिस्कशन करके हमने इसे कंप्लीट कर दिया है। तो आई होप आप इन सारे वीडियो को देखकर आप अपना एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में उसका लाभ लेंगे एवं बहुत अच्छा मार्क्स गेन करेंगे। अगर आपको नोट्स वगैरह लेना है तो जो नंबर इसमें दिया गया है या फिर इसका डिस्क्रिप्शन में इसके बारे में सारा चीज़ लिखा गया है, तो आप उससे कनेक्ट करके ये नोट्स को ले सकते हैं।